नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, कर्मा नायक की महाउलगुलान 2026। चलिए, इसके अंदर जो क्रांतिकारी विचार हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरी बात एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल से शुरू होती है। मतलब सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन जमीनों के नीचे खरबों की दौलत दबी पड़ी है, ठीक उन्हीं जमीनों पर रहने वाले लोग भयंकर गरीबी में जी रहे हैं। ये विरोधाभास क्यों है? तो इसी पहेली का एक कह सकते हैं चौंकाने वाला जवाब मिलता है हमें इस किताब में। लेखक जो मौजूदा सिस्टम है उस पर कुछ बहुत गंभीर सवाल खड़े करते हैं। तो आज हम उन्हीं सवालों को और उनके दिए गए समाधानों को जरा गहराई से समझेंगे। अच्छा, अब लेखक की बात को ठीक से समझने के लिए हमें पहले दो मुख्य किरदारों को जानना होगा। ये दो किरदार ही इस पूरी कहानी के सेंटर में हैं। तो पहला किरदार है रक्षक। किताब कहती है कि ये वो लोग हैं, वो मूल निवासी, जिनका अपनी जमीन से कोई आज का नहीं बल्कि पीढ़ियों का रिश्ता है। मतलब वो सिर्फ जमीन के ऊपर की चीजों के नहीं, बल्कि उसके नीचे जो कुछ भी छिपा है उसके भी असली मालिक हैं। और फिर आता है दूसरा किरदार, पिंक सिंडिकेट। लेखक इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं एक तरह के गठबंधन के लिए, जिसमें उनके मुताबिक भ्रष्ट नेता, अधिकारी और बड़ी-बड़ी कंपनियां शामिल हैं। और ये लोग मिलकर कानूनी दांव पेच से रक्षकों की दौलत उनसे छीन लेते हैं। लेखक इसे साफ शब्दों में कहते हैं। उनके मुताबिक ये विकास नहीं, ये एक सुव्यवस्थित बौद्धिक और आर्थिक डकैती है। तो सवाल ये है कि ये जो लूट का आरोप है, ये होती कैसे है? किताब का जो मेन तर्क है वो पूरा का पूरा करेंसी यानी मुद्रा के खेल पर टिका है। अब देखिए, $1 बराबर 85 रुपए, ये एक्सचेंज रेट तो हम सब जानते हैं, है ना? लेकिन लेखक इसकी एक ऐसी व्याख्या करते हैं जो हमारी आम समझ को बिल्कुल हिलाकर रख देती है। यहाँ लेखक का तर्क सच में चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि जब कोई रक्षक $1 की कीमत का कोई संसाधन या मेहनत पैदा करता है, तो उसे बदले में $1 नहीं मिलता, उससे मिलता है सिर्फ ₹1। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि उसकी मेहनत की कीमत का 84 गुना हिस्सा वो सिंडिकेट हड़प लेता है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा आर्थिक आरोप है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिस्टम चलता कैसे है? मतलब ये कायम कैसे रहता है? किताब के मुताबिक इसे बनाए रखने के लिए कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल होता है। और इनमें से जो पहला और शायद सबसे ज्यादा विवादित दावा है, वो जुड़ा है महीने में मिलने वाले 5 किलो अनाज के राशन से। किताब कहती है कि ये कोई मदद नहीं है, बल्कि ये दबा कर रखने का, चुप कराने का एक बहुत ताकतवर हथियार है। जरा आंकड़ों को देखिए। लेखक के हिसाब से एक परिवार को महीने भर में करीब 200 रुपए का राशन मिलता है। लेकिन उसी एक महीने में उसी परिवार की जमीन से उनके मुताबिक 20,000 रुपए से भी ज्यादा कीमत के खनिज निकाल लिए जाते हैं। तो किताब इसे दान या खैरात नहीं कहती। लेखक का सीधा आरोप है कि ये चुप रहने की रिश्वत है, ताकि कोई अपने उन 20,000 रुपयों के असली हक के बारे में सवाल ही ना करे। अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए लेखक एक असल केस का उदाहरण देते हैं। ये कहानी है रांची के 32 गांवों के विस्थापन की। तो देखिए हुआ क्या था। कहानी शुरू होती है 1958 में। तब HEC नाम के एक सरकारी प्रोजेक्ट के लिए करीब 7,200 एकड़ उपजाऊ जमीन ली गई थी। अब किताब का आरोप यह है कि आज वही जमीन एक प्राइवेट स्मार्ट सिटी के लिए दी जा रही है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि जिन लोगों की वो पुश्तैनी जमीन थी, आज उन्हीं को अपनी ही जमीन पर अतिक्रमणकारी यानी कब्जा करने वाला बताया जा रहा है। तो इन सब गंभीर समस्याओं को सामने रखने के बाद किताब सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, बल्कि एक समाधान भी देती है। एक बहुत ही अलग सा समाधान, जिसका नाम है नंदी अर्थशास्त्र। अब ये नंदी अर्थशास्त्र है क्या? इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल। ये कहता है कि असली दौलत, असली कैपिटल वो प्रकृति है, और जो लोग उस प्रकृति के साथ रहते हैं यानी रक्षक, वो उसके असली शेयर होल्डर हैं। और इसी सोच के आधार पर लेखक एक पॉलिसी का प्रस्ताव रखते हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी नहीं, बल्कि बिल्कुल सीधी और साफ। और वो पॉलिसी एक नंबर के इर्द गिर्द घूमती है, 10%। प्रस्ताव ये है कि जमीन से जो भी खनिज बिके, उससे होने वाली कुल कमाई का सीधा सीधा 10% रक्षक परिवारों के बैंक अकाउंट में जाए, डायरेक्ट, कोई बिचौलिया नहीं। और ये कोई दान नहीं है, ये कैश रॉयल्टी होगी, उनके मालिकाना हक का किराया। मगर सवाल ये है कि ये होगा कैसे?
इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किताब एक पूरा रोड मैप देती है और उसी रोड मैप का नाम है उल गुलान 2026, जिसका मतलब होता है एक महान विद्रोह। ये जो प्लान है ये 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला स्टेप, बौद्धिक जागरूकता, मतलब हर घर तक ये $1 इज इक्वल टू 85 रुपए वाली थ्योरी और 10% रॉयल्टी के हक की बात पहुंचाई जाए। दूसरा स्टेप, कानूनी दावा। गांव की जो सभाएं हैं वो मालिकों की तरह अपने 10% हिस्से के लिए कानूनी तौर पर डिमांड करें। और तीसरा और आखिरी स्टेप, अगर 2026 तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो एक शांतिपूर्ण आर्थिक नाकाबंदी की जाएगी, यानी खनिजों को ले जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। लेखक के ही शब्दों को अगर आसान भाषा में कहें तो मकसद भिखारी से मालिक बनना है, राशन के लिए हाथ फैलाना बंद करके अपने हक का बिल मांगना शुरू करना है। तो कुल मिलाकर किताब इसे आर्थिक अधिकारों पर आधारित एक सिस्टम रीबूट कहती है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर इस तरह का सिस्टम रीबूट सच में हो जाए तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं।